आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वाटर। तो आज हम लोग जल के बारे में एक छोटा सा परिचय जानेंगे। जल क्या होता है, जल के महत्व क्या होते हैं, जल प्रदूषण क्या होते हैं, जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जल क्या होता है। जिस प्रकार से मानव जीवन के लिए या किसी भी सजीव प्राणी के लिए वायु का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? वायु का होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से जल का होना भी अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? सभी सजीव प्राणियों के लिए। जितने भी धरती पर सजीव प्राणी हैं, चाहे वे पेड़ पौधे हो गए या मनुष्य हो गए या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए, जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सब के लिए जिस तरह से वायु का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही जल का भी होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी पर जो जल है, ये पूरे पृथ्वी का लगभग 72% भाग, कितना परसेंट भाग? 72% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। टोटल पृथ्वी का जो धरातल है, इसका 72% भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। और इस 72% में से जो 97% जल है, 97% जो जल है, ये समुद्र में खारा पानी के रूप में है। खारा जल का मतलब होता है कि 97% जल में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ये जल पीने योग्य नहीं होता है। इसको बोलते हैं खारा जल कहिए या चाहे कठोर जल कहिए। कठोर जल के रूप में कितना परसेंट है? 97%। किसका 97%? ये 72% का 97% भाग क्या है? खारा जल है। अब कहिएगा कि 100% का कोई भी आंकड़ा निकलता है, तो 100% में से 97% तो खारा पानी हो गया। अब इसमें से 2% जो भाग होता है, ये होता है बर्फ के रूप में। किसके रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है। जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जहाँ पे बर्फीले इलाके होते हैं, तो ये जो जल होता है 2%, ये किस रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है। तो 97% खारा जल और 2% बर्फ के रूप में, बचा 1%। तो ये जो 1% है, ये जल होता है पीने योग्य। जो जल होता है वो क्या होता है? पीने योग्य होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीठा जल कहते हैं। मीठा जल कहिए या चाहे मृदु जल कहिए। कोई पानी बर्बाद कर रहा होगा, उसको मना कीजिएगा तो कहेगा कि धरती पर 97% जल है, बर्बाद करने से कम थोड़ी हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी की निशानी है। उन लोगों को ये बात पता ही नहीं है। पृथ्वी पर जो जल है, ये 72% जल है, ये बात सही है। लेकिन इस 72% में से 97% जल क्या है? खारा जल है। और खारा जल के कारण उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, उसमें कपड़ा नहीं धो सकते हैं, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसमें से 2% जो जल है, ये तो बर्फ़ के रूप में होता है पहाड़ों पे, उसका भी उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग के उपयोग का सिर्फ 1% ही जल होता है। इसलिए बार बार मना किया जाता है कि जल को बर्बाद नहीं करना है, जल को बचा के रखना है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? ख़त्म होने के कगार पे है। देखे होंगे बहुत जगह पे, पहले क्या था कि 40 फीट 50 फीट पे पानी निकल जाता था कल में से, अब 60 फीट 80 फीट 100 फीट 120 फीट अंदर पाइप को ले जाना पड़ता है, तब जाके कल से पानी निकलता है। तो धीरे धीरे भूमिगत जल का स्तर नीचे जाते जा रहा है, जिसका कारण क्या है? जल का अधिक से अधिक दुरुपयोग करना। अब दुरुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जो धरती पर जल की कमी हो जाएगी। जैसे राजस्थान इलाके में जाएंगे, मरुस्थलीय इलाके में जब जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? जल मात्रा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? जल को बचा के रखना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? 97% खारा जल के रूप में है, ये बात ठीक है, लेकिन हम लोग के उपयोग का 1% ना है। तो 1% को बचा के रखना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक जल खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा परिचय था जल के बारे में। अगला टॉपिक क्या समझिए? जल प्रदूषण क्या होता है। तो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से, अब प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारण ये हो सकते हैं जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो जो भी अगल बगल के धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं, ये सब उड़ के कहाँ चले जाएंगे? जल के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? जल प्रदूषित हो जाएगा। तो परिभाषा क्या कहता है कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल के गुणवत्ता में गिरावट को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं।
जल के गुणवत्ता में गिरावट। तो प्राकृतिक कारण तो समझ गए, भूकंप आएगा तो पूरा अगल बगल के जो भी मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, घर द्वार, मकान, दुकान, पाड़ा पाड़ी, लोटा थरिया जितना भी है वो सब कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। तो ये कौन सा कारण हो गया, प्राकृतिक कारण। अब कहेगा कि मानव जनित कारण क्या होगा। तो मानव जनित कारण में क्या होगा कि जैसे मान लो घर द्वार सब साफ किए, और जितना भी घर का बहारन कचरा कूड़ा कटकट निकला वो सब ले जाकर कहाँ फेंक दिए, नदी में फेंक दिए, तालाब में फेंक दिए, माने पानी में फेंक दिए। अब पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। तो परिभाषा यही कहता है कि प्राकृतिक कारणों से चाहे मानव जनित कारणों से जल के गुणवत्ता में कमी आना, गुणवत्ता माने जल का जो क्वालिटी होना चाहिए, जल का जो गुण होना चाहिए, उसमें कमी आने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण, तो जल जो प्रदूषित होते हैं इसके अनेकों कारण हैं। पहला कारण हो सकता है कृषि के क्षेत्र में। पहला क्या हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में। अब कहिएगा कि किसान लोग कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, हम लोग के लिए अनाज उगाते हैं, हम लोग तब खा पाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जल का प्रदूषण कैसे होता है, समझिए। हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, अनेकों प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, अनेकों प्रकार के तरह तरह के छिड़काव करते हैं ताकि पौधा जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी विकास करे। और छोटे छोटे जो पौधों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए, पौधों को जो नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उन सभी कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक किससे बना होता है, अलग अलग तरह के रसायनों से बना होता है। और ये रसायन जब वर्षा होगी तो वर्षा के माध्यम से वर्षा जल के साथ भूमि पर गिरेंगे, और वही भूमि जब बह के या पानी के अंदर जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, जल प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो किसान लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में अन्न उगाते हैं, अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे भी क्या होता है, कीटनाशक का प्रयोग करने से, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण समझिए, नगरीय और शहरीय क्षेत्रों में। नगरीय और शहरी क्षेत्र क्या होता है, जहाँ बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो कचरे भी ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो कचरे जब ज़्यादा उत्पन्न होंगे तो कचरों को कहाँ फेंकेंगे वो लोग, जल के अंदर फेंकेंगे, नदी में फेंकेंगे, गड्ढे में फेंकेंगे, तालाब में फेंकेंगे, जिससे क्या उत्पन्न होगा, जल प्रदूषण उत्पन्न होगा। नगरीय और शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं उसमें अलग अलग तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वह पानी सीधा डायरेक्ट कहाँ प्रवाहित कर देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो कल कारखानों से जो भी पानी निकलने वाला है उसको पहले बढ़िया से सफाई करके, बढ़िया से फिल्टर करके तब नदी में जाने देंगे, तो उससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र के अंदर से जो तेल निकाला जाता है, जिसके द्वारा डीजल पेट्रोल किरोसिन और तरह तरह के तेल बनाए जाते हैं, तरह तरह के जो पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं, वो सब समुद्र का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो भी रहने वाले जीव हैं, मछलियाँ हो गए या घड़ियाल हो गए या ब्लू व्हेल हो गए, तरह तरह के जो भी उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यही है जल प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण। अब हम लोग ये समझेंगे कि जल प्रदूषण जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, माने जल प्रदूषण जो हो रहा है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल जो प्रदूषित हो रहा है उसको कंट्रोल करने के, उसको नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं, और उस उपाय को फॉलो करेंगे तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कम किया जा सकता है प्रदूषण को। तो सबसे पहला उपाय है, घरों से निकलने वाले जो भी कूड़ा करकट है, जिसको हम लोग गांव के भाषा में बहारन कहते हैं, घर की जो भी सफाई किए, जो भी बाहर का सफाई किए, उससे जो भी कचरा उत्पन्न हुआ उसको किसी निश्चित जगह पर रखना चाहिए। एक अच्छा सा गड्ढा बना के उसमें रखना चाहिए, एक निश्चित जगह पर रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी प्रदूषण फैलेगा वो उतना ही दूर तक रहेगा, वो किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएगा। तो ये हो सकता है पहला उपाय कि घर से जो भी कूड़े कचरे निकल रहे हैं, माने जो भी बहारन निकल रहे हैं, उस बहारन को एक निश्चित जगह पर रखना चाहिए। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि कल कारखानों से जो भी जल उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी प्रदूषित जल उत्पन्न हो रहे हैं, उन जल को बिना शोधित किए नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए।
माने पहले उस जल को फिल्टर करिए, फिर उस फिल्टर जल को नदी में जाने दीजिए, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि सरकार को भी इसमें क्या करना चाहिए, अपना भागीदारी निभाना चाहिए। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जल प्रदूषित करेगा, जो भी व्यक्ति जल में कूड़ा कचरा फैलाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा तो इधर उधर जो कचड़े फेंकते हैं पानी के अंदर, कहीं गए हैं पिकनिक मनाने और जो भी कूड़ा कचरा निकला वो सब जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। इसके लिए सरकार को भी एक अहम कदम उठानी चाहिए और इसके लिए नियम कानून बनानी चाहिए, ताकि लोग इससे डरें और क्या करें, जल में कूड़े कचरे न फेंकें, जिससे प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सके। अगला उपाय ये हो सकता है कि समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनको जल प्रदूषण के महत्व, जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी देना चाहिए। अगर लोगों के पास जानकारी रहेगा तो उसके नियम को फॉलो करेंगे, जिससे जल प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ जल प्रदूषण के नियंत्रण के कुछ उपाय थे। इस उपाय को अगर फॉलो करेंगे तो जल प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है।